तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिश मास्टर स्टडी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए थे अपना फर्स्ट सर्वेइंग फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें से हमारा 2 लेक्चर पहले हो चुका है। आज हमारे कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। इसके क्या है? तीसरा लेक्चर का टॉपिक्स तीसरा है, सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत। इसके पहले हम लोग 2 टॉपिक्स पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज से हम लोग तीसरे टॉपिक से सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत कितने हैं? तो सर्वेक्षण के मुख्य रूप से मूल सिद्धांत 2 हैं। कितने हैं? 2। पहले क्या है? संपूर्ण से खंड की ओर कार्य। इससे क्या मतलब है? संपूर्ण से खंड की ओर मतलब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और दूसरा हमारा क्या है? नए बिंदुओं की स्थिति से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना। मतलब नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना, यानी कि लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, पहला हमारा क्या है? संपूर्ण से खंड की ओर कार्य। तो संपूर्ण से खंड की ओर कार्य क्या है हमारा? कि जैसे कोई क्षेत्र है, संपूर्ण ये क्षेत्र है हमारा, ठीक। तो इसको हम लोग इस क्षेत्र को पूरे भागों में, मतलब उसी तरह नहीं, भाग में बांट बांट कर ही इसका सर्वेक्षण करेंगे। तो इस सर्वेक्षण को हम क्या करेंगे? त्रिकोणीय आकार में, बड़े त्रिकोणों में बांट लेते हैं। बड़े त्रिकोणों में बांट कर इन सबका क्या करते हैं? हम सर्वेक्षण करते हैं। ये हमारा क्या है? ये जैसे हमारा क्षेत्र कोई हो गया, ठीक। तो ये हमको ये क्या करना है? इस क्षेत्र का डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करना है। इसको पहले क्या करते हैं? बड़े त्रिकोणों में, संपूर्ण खंडों को बड़े त्रिकोणों में खंड करके इसका सर्वेक्षण करते हैं। ये हमारा कोई क्षेत्र है, इसमें बड़े त्रिकोणों के संपूर्ण क्षेत्रों के खंड खंड मतलब छोटे छोटे भाग को बांटकर इसका सर्वेक्षण करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाता है? संपूर्ण से खंड की ओर क्षेत्र कार्य। तो ये संपूर्ण है, इसको हम बड़े त्रिकोणों के में बेस के बांट कर इसका हम सर्वेक्षण करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? संपूर्ण से खंड की ओर क्षेत्रफल कहलाता है। तो ठीक, तो अब इसके कितने पॉइंट है ये सब मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट है। ये पॉइंट आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में, तो अच्छे से लिख कर याद कर लेना। तो ठीक है, चलिए मैं इसके पॉइंट को लिख देता हूँ। तो पहले हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? संपूर्ण से खंड की ओर। तो इसके पॉइंट कितने उसे लिखते हैं। फिर उसके बाद अगला ये क्या करेंगे? नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं के सापेक्ष या बिंदु से निर्धारित करना, इसको ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संपूर्ण से खंड की ओर कार्य। तो चलिए, संपूर्ण से खंड की ओर कार्य स्टार्ट करने हैं। देखते हैं अब इसके पॉइंट को। तो इसके पॉइंट को देखिए, सबसे पहले क्या है, जो वही बताए थे हमारा क्या था कि सर्वेक्षण में संपूर्ण क्षेत्र को पहले बड़े आकार के त्रिकोणों में बांट लेते हैं। जो संपूर्ण क्षेत्र है हमारा, उसको पहले बड़े आकार के त्रिकोणों में बांट कर और इनकी भुजाओं को आसानी से हम लोग सर्वेक्षण कर लेते हैं। तो करने का इसका क्या मतलब, इसका फिगर भी बना लीजिएगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा क्या है? मान लीजिए बड़ा सा क्षेत्र है। क्या है हमारा? बड़ा सा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को हम क्या करते हैं? पहले त्रिकोणों में, बड़े से त्रिकोणों में बांट लेंगे। मान लीजिए हमारा इस पॉइंट को इधर रखिए, इसको इधर और इसको इधर। बड़े से त्रिकोणों को, सॉरी, ठीक, इसको बड़े से इस क्षेत्र को, हमारा क्या क्षेत्र है कोई, इस क्षेत्र को हम बड़े से त्रिकोणों में बांट कर इसका क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही कर रहा है कि सर्वेक्षण में संपूर्ण क्षेत्र को पहले बड़े आकार के त्रिकोणों में बांट लेते हैं। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं। क्यों सर्वेक्षण करते हैं? क्योंकि हमको सर्वेक्षण करने में आसानी रहती है और इसकी परिशुद्धता, कम परिशुद्धता के भी से भी काम चल जाता है। परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता वह है कि जिससे कि हम अगर कोई भी सर्वेक्षण कार्य या जो भी कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि कम से कम हो। ठीक, त्रुटि कम से कितने अच्छे से माप कर ले, ठीक, वही परिशुद्धता गलत। तो अब देखिए दूसरा क्या हमारा, अब इन त्रिकोणों को, किन त्रिकोणों को? इन त्रिकोणों को देखिए इधर,
इन त्रिकोणों को, जो बड़े से क्षेत्र को हम त्रिकोण में बांटे हैं, ठीक, यहाँ पर पॉइंट भी दे दीजिए ए बी सी, ठीक, मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए सी। अब इन त्रिकोणों को छोटी छोटी त्रिकोणों में विभाजित कर लिया जाता है। मतलब देखिए वही जो बताए थे अभी, इन त्रिकोणों को भी क्या करते हैं, छोटे छोटे त्रिकोणों में भी विभाजित कर लेते हैं। जैसे देखिए इस तरह, देखिए इस तरह, देखिए छोटे छोटे त्रिकोणों में क्या करते हैं, विभाजित कर लेते हैं। विभाजित कर लिया जाता है और इनका सर्वेक्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है, वही कि कम से कम परिशुद्धता हमारी प्राप्त हो, परिशुद्धता प्राप्त हो, आसानी से हम इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ठीक, कि आई होप कि आप लोगों को ये इसके 2 पॉइंट समझ में आए। और 2 पॉइंट और है, तो इन दोनों पॉइंट को भी मैं अभी लिख देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो एक बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, इस सिद्धांत में मापन उपकरण द्वारा लघु त्रुटियां उसी क्षेत्र में ही सीमित रह जाती है। इसका क्या मतलब है, देखिए इस सिद्धांत में अगर हम क्या करते थे, पहले संपूर्ण क्षेत्र था उसको क्या करते हैं, त्रिकोणों में, बड़े से त्रिकोणों में बांट कर, और इसको, इस त्रिकोण को भी छोटे छोटे त्रिकोणों में हम क्या करते थे, विभाजित करते थे। तो छोटे छोटे क्यों करते थे, क्योंकि छोटे छोटे त्रिकोणों में विभाजित करके इसका मापन हमें आसान हो जाता है। और इस मापन में अगर हमें त्रुटि मिले तो छोटे ही क्षेत्र में त्रुटि रहकर सीमित हो जाती है। अगर यही अगर हम बड़े से मापन खंड में ना करें तो ये त्रुटि भी हमारा क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो त्रुटि भी बड़ा हो सकता है। इस कारण हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे खंड में करके छोटे छोटे त्रिकोण में बांट लेते हैं और इसका मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब यही है क्या, इस सिद्धांत में मापन उपकरण द्वारा लघु त्रुटियां उसी क्षेत्र में ही क्या होती हैं, सीमित रह जाती है। मतलब कि अगर इसमें अगर मापने में हमें कोई त्रुटि हो रही है तो क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र में अगर हम इतना ही नाप रहे हैं तो त्रुटि भी तो छोटा ही होगा, बड़ा नापेंगे तो त्रुटि क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही कह रहा है, त्रुटि भी उसी क्षेत्र में सीमित रह जाती है, यह संचित होकर बड़ा रूप नहीं ले पाती। मतलब कि अगर हम बड़े से क्षेत्र में करें इतने, तो त्रुटि भी तो हमारा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यही है, तो बड़ा रूप नहीं ले पाती, इसका मतलब यही है। और चौथा पॉइंट देखिए क्या है, चौथा पॉइंट यह कह रहा है कि यदि इस सिद्धांत को, अच्छा हम इसको क्या करते हैं, संपूर्ण से खंड की ओर करते हैं। संपूर्ण से खंड की ओर क्यों कर रहे हैं, खंड से संपूर्ण की ओर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस वाले पॉइंट में है। देखिए यदि इस सिद्धांत को खंड से संपूर्ण की ओर किया जाए तो लघु त्रुटियां भी क्या होती हैं, बढ़कर, लघु त्रुटियां बढ़कर भी बड़ी त्रुटियां बन जाती हैं। लघु त्रुटियां बढ़कर बड़ी त्रुटियां बन जाती हैं और इन पर नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए हम क्या करते थे पहले, संपूर्ण से खंड की ओर करते थे। अगर ये कह रहा है कि हम खंड से संपूर्ण की ओर करें, खंड से संपूर्ण की ओर करें, तो छोटी छोटी त्रुटियां, जो छोटे छोटे त्रुटियां हैं वो भी क्या करते हैं, कलेक्ट होकर, संचित होकर बड़े त्रुटियां बन जाती है। और अब बड़ी त्रुटियां जब अगर हम सर्वे वर्क करें बड़े त्रुटियां, तो इस पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल ही होता है। तो वही ये कह रहा है कि यदि इस सिद्धांत को खंड से संपूर्ण की ओर किया जाए, खंड से संपूर्ण की ओर किया जाए, तो लघु त्रुटियां भी, जो छोटे छोटे त्रुटियां भी वो क्या करते हैं, संचित होकर बड़ी त्रुटियां बन जाती हैं और इन पर नियंत्रण कर पाना कठिन होता है। तो आई होप कि संपूर्ण से खंड की ओर कार्य, मतलब वर्किंग टू होल पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इससे सिद्धांत के बारे में आप लोगों को समझ में आएगा। 4 पॉइंट था जिसे बहुत ही बेहतर तरीके से हम लिख कर बोर्ड पर और आपको समझाए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब अगला हमारा क्या है, इसका दूसरे भाग, ठीक है। अगर 2 पॉइंट है तो उसमें किसी एक पॉइंट को निर्धारित करने का कैसे किया जाता है, उस पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसके अगले पॉइंट को देखे जाए। ए था, बी पॉइंट को देखते हैं क्या होता है, उसमें क्या क्या है। ठीक, क्या देख, बी पॉइंट क्या है हमारा, नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करते हैं। तो इसका इसे एक क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें कोई नई बिंदु ज्ञात करना है। तो उस नई बिंदु को ज्ञात करने के लिए कम से कम हमें 2 संदर्भ बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या है, वो दोनों संदर्भ बिंदु की लाइन रेखा हमें ज्ञात हो। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये 2 संदर्भ पॉइंट है, इन पॉइंट को मिला दे, ये हमें रेखा क्या है, ज्ञात है।
ठीक। और हमें क्या करना है, नई पॉइंट, इन दो संदर्भ बिंदुओं की मदद से एक नई पॉइंट, नई बिंदु को ज्ञात करने। तो मान लीजिए हमारा नई नई बिंदु क्या है, बी है। ये हमारा मान लीजिए ए है, ए पॉइंट बी है, बी तो हो गया ना, ए पॉइंट सी है। ठीक। तो इस दो संदर्भ बिंदुओं की सहायता से, ठीक, इस नए बिंदु को, पॉइंट को ही ज्ञात करना है, हमारा क्या कहलाता है, इस दो पॉइंट को ही ज्ञात करना ही हमारा संदर्भ बिंदु के निर्धारित करता है, इस नई बिंदु की स्थिति ज्ञात करता है। ये दोनों पॉइंट हमें क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। इस दोनों पॉइंट की बिंदु की स्थापना हमें जगह ज्ञात होनी चाहिए। तो इस पॉइंट, नए पॉइंट को हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए मैं इसके इसके थ्योरी पार्ट को स्लाइड में शो करके आप लोगों को पढ़ देता हूँ। ठीक, थ्योरी पार्ट है तो देखिए क्या है। देखिए कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार नए बिंदु की स्थापना कम से कम, इस सिद्धांत के अनुसार नए बिंदु के स्थापना कम से कम दो, देखिए कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से की जाती है। दो संदर्भ बिंदुओं से की जाती है जो पहले से हमें क्या हो, ज्ञात हो, क्या हो, जो पहले से ज्ञात हो। और इसके लिए संदर्भ बिंदु में उपयुक्त संख्या में लंब, खसके तथा क्षैतिज माप तथा कोणीय पैमाना ली जाती है। इस पॉइंट से ही ज्ञात करना है, हमारा खसके लेते हैं, कोणीय माप ज्ञात करते हैं, और क्या करते हैं, क्षैतिज माप और कोणीय माप की लंबाई पैमाना ली जाती है। ठीक। और संदर्भ बिंदुओं का चयन व स्थिति पहले से ही ज्ञात हो, मतलब कि इसकी चयन और स्थिति वही पहले से हमें ज्ञात हो। तो आई होप कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक, ये इतना परीक्षा की पॉइंट अब इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पार्ट है इसका तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगला क्या देखते हैं, एरर्स इन सर्वेइंग पढ़ रहे हैं ना, तो एरर्स किसमें आएगा, सर्वेइंग में ही आएगा, एरर्स इन सर्वेइंग। इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक, चलिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है, एरर्स इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में एरर्स कितने प्रकार से होते हैं, मतलब त्रुटियां, सर्वेक्षण में त्रुटियां कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए एरर्स इन सर्वेइंग, एरर्स इन सर्वेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी है। इसकी कम, इससे एरर्स इन सर्वेइंग मतलब सर्वेक्षण में त्रुटियां, लिख दे रहा हूँ हिंदी, इसका क्या है, सर्वेक्षण में त्रुटियां। ठीक, सर्वेक्षण में त्रुटियां तो कौन कौन से होता है, एक हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स एरर, क्या है, इंस्ट्रूमेंट एरर। एक पर्सन एरर मतलब व्यक्ति के द्वारा, कौन, मतलब एरर तो हो ही सकता है, उसकी कार्य कुशल योग्य के कारण कि कितना वो योग्य है, किस प्रकार से कर रहा है। और एक हमारे कम्युलेटिव एरर। तो इसमें कम्युलेटिव एरर, COMMULATIV, कम्युलेटिव एरर मतलब संचयी त्रुटियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कम्युलेटिव एरर, संचयी त्रुटियां, त्रुटि कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चौथे पॉइंट की ओर अपने बढ़ते हैं। हमारा क्या है चौथा पॉइंट, एरर्स इन सर्वेइंग मतलब सर्वेक्षण में त्रुटियां। तो कैसे कैसे त्रुटियां होती हैं, कितने कितने प्रकार की होती है, उसे देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, नेचुरल एरर्स मतलब प्राकृतिक त्रुटि। ठीक, दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स एरर उपकरण के द्वारा त्रुटि। ठीक, चौथा पर्सनल एरर्स व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक, और चौथा कम्युलेटिव एरर संचयी त्रुटि। और पांचवा कंपनसेटिंग एरर्स मतलब प्रतिकारी त्रुटि। अब ये सब क्या होता है, मैं एक एक को डिफाइन करता हूं। तो पहला हमारा क्या है, नेचुरल एरर्स प्राकृतिक त्रुटि। तो प्राकृतिक त्रुटि क्या है, जब हम सर्वेइंग वर्क कर रहे हैं, मतलब कि सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं, तो खराब मौसम हो जाए, खराब मौसम क्या, आंधी आ जाए, धूल उड़े, तूफान आ जाए, धूप हो इत्यादि तेज है, तो ऐसे इसके प्रभाव से उत्पन्न हुई त्रुटि को हम क्या कहते हैं,
प्राकृतिक त्रुटि। क्या कहते हैं? प्राकृतिक त्रुटि। प्राकृतिक त्रुटि क्या है कि जब खराब मौसम, आंधी हो आ गए, तूफान आ गया, वर्षा आ गया और तेज धूप है, इसके प्रभाव से उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक त्रुटि। तो आई होप कि आप लोगों को नेचुरल त्रुटि यानी कि प्राकृतिक त्रुटि समझ में आया होगा। मैं इसका नोट्स आपको स्लाइड में इधर शो करा देता हूं सबका, और आप लोग लिख लीजिएगा। ये समझ में आया कि नहीं कि प्राकृतिक त्रुटि क्या है? कि मतलब प्राकृतिक के कारण, प्राकृतिक खराब मौसम अगर आ गया, खराब मौसम क्या हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, वर्षा आ जाए और क्या हो, तेज धूप हो इत्यादि, तूफान आ जाए, इसके कारण उत्पन्न त्रुटि। अगर हम सर्वे वर्क करें तो त्रुटि उत्पन्न जाहिर सी बात होगी, हवा चल रहा है तो उत्पन्न होगा, तेज हवा चल रहा है तो त्रुटि होगी कि नहीं? कुछ न कुछ तो होगी, उसके कारण उत्पन्न त्रुटि को हम प्राकृतिक त्रुटि कहते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा, और क्या दूसरा हमारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स एरर्स, मतलब उपकरण के द्वारा त्रुटि। तो उपकरण के द्वारा क्या त्रुटि? कि हम गलत ही उपकरण यूज कर रहे हैं, मतलब कि वो उपकरण ही हमारा क्या हो, खराब हो, खराब ही उपकरण यूज कर रहे हैं। तो जब खराब उपकरण यूज करेंगे तो जाहिर सी बात कि वो मेजर जो करेगा वो गलत ही करेगा। जब मेजर गलत करेगा तो त्रुटि हमारा क्या होगा? त्रुटि उत्पन्न होगा। तो इसके कारण उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कहते हैं? उपकरण त्रुटि कहते हैं। ठीक, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। आप देखिए व्यक्तिगत त्रुटि क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि जैसे अगर हम सर्वे वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम उसका ज्ञान नहीं है, सर्वे वर्क कर रहे हैं उसको हमें अल्प ज्ञान ही, तो त्रुटि होगा। ठीक, हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तभी त्रुटि होगा। यदि हमारी दृष्टि क्षमता मतलब देखने की क्षमता कमजोर है, हम उसको सही से देख नहीं पा रहे हैं, तो मेजरमेंट में भी त्रुटि होगा कि नहीं? इत्यादि त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि, या तो क्या बोलते हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, या तो क्या बोलते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी नहीं सही है, तो ऐसे त्रुटि हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। ठीक, चलिए मैं सबका नोट अभी आपको स्लाइड में शो कर देगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं कम्युलेटिव एरर्स। कम्युलेटिव एरर, संचयी त्रुटि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्या है? तो ये त्रुटि वह त्रुटि है कि जब हम अगर सर्वे वर्क कर रहे हैं, तो अगर उसके करें तो उसकी एक ही दिशा में क्या करता है? ये त्रुटि बढ़ते जाता है। ये त्रुटि क्या करता है? एक ही दिशा में बढ़ते ही जाता है इसके त्रुटि। तो ये हमारा बढ़ते जाता है और उसकी त्रुटि संचित होती जाती है। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं? संचयी त्रुटि कहते हैं। ठीक, इसमें नोट पॉइंट्स भी, नोट पॉइंट्स यह है कि अगर टेप, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अगर टेप मतलब फीता छोटा है तो यह पॉजिटिव एरर होगा। ठीक, और दूसरा अगर क्या रहेगा? जस्ट इसका उल्टा, कि अगर फीता, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अगर फीता बड़ा है तो यह नेगेटिव एरर्स, हालांकि मैं नोट्स में आपको दूंगा ही, इसमें एरर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़े थे? कम्युलेटिव एरर, संचयी त्रुटि। तो संचयी त्रुटि क्या है? संचयी त्रुटि वह है कि जो हम अगर सर्वे वर्क कर रहे हैं तो ये इस सर्वे वर्क में यह एक ही दिशा में क्या होता है? बढ़ते चला जाता है, और त्रुटि क्या करती है? संचित होती चली जाती है। तो ऐसे त्रुटि को हम क्या कहते हैं? संचयी त्रुटि कहते हैं। इसमें हम दो नोट पॉइंट्स हमारा क्या है? अगर टेप यानी कि फीता छोटा है तो ये हमारा पॉजिटिव एरर होगा। जैसे कि अगर हम हेडिंग उदाहरण के थ्रू समझ रहे थे क्या, कि अगर 15 मीटर का हमारा जरीब है या फीता है, तो अगर हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर फीते की लंबाई इसके वास्तविक माप से, मतलब इसके वास्तविक माप से नहीं, अगर फीते की लंबाई 15 मीटर है और किसी कारणवश इसकी लंबाई में 14.9 मीटर की है, ठीक, तो इसके कारण फीते छोटा है, तो इस जरिए के कारण अगर हम सर्वे वर्क कार्य कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एरर।
यदि अगर हमारा जरीब 15 मीटर का है, लेकिन ये क्या है 15.09 मीटर का है वास्तव में, तो इससे इसके द्वारा अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव एरर कहलाता है। किसमें, कम्युलेटिव एरर मतलब संचयी त्रुटि में। तो आई होप कि आप लोगों को संचयी त्रुटि समझ में आया होगा। और पांचवा देखिए हमारा क्या है, पांचवा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब प्रतिकारी त्रुटि। प्रतिकारी त्रुटि क्या है, प्रतिकारी त्रुटि देखिए, प्रतिकारी त्रुटि अगर हम सर्वे वर्क कर रहे हैं तो अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये दोनों दिशाओं में मतलब कि इधर भी और इधर भी दोनों ओर क्या कहते हैं, घटते और बढ़ते रहता है, दोनों ओर घटते। इस दिशा भी ओर मतलब इधर भी घटे बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, इधर बढ़ेगा घटता बढ़ता रहेगा। इसका तो कहने का मतलब यह है कि कंपनसेटिंग एरर प्रतिकारी त्रुटि ये दोनों दिशाओं में क्या कहता है, घटता बढ़ता रहेगा। जब मान लीजिए देखिए अगर हम करें ये हमारा है कोई है, तो इधर भी अगर मेजरमेंट करें तो इधर 5 मीटर बढ़ा तो और इधर क्या हुआ 5 मीटर घट गया, ठीक। फिर क्या हुआ 5 मीटर बढ़ा तो इधर क्या हुआ 5 मीटर घट गया, इधर 5 मीटर बढ़ा तो इधर 5 मीटर घट गया। कहने मतलब क्या है कि घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है तो इसका मतलब बाद में क्या होता है, इन दोनों का योग होकर कट पिट कर सेम हो जाता है। वही त्रुटि मतलब जितनी मेजरमेंट थी हमें उतना स्वयं प्राप्त हो जाता है, अपने में कट पिट कर क्या होता है उसकी लंबाई समान हो जाती है। ऐसे त्रुटि को प्रतिकारी त्रुटि कहते हैं। मैं इस पांचों त्रुटि को आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से शो करा दे रहा हूं, जिससे आप लोग देखकर अच्छी तरीके से लिख लीजिए। आई होप कि ये एरर्स इन सर्वेइंग सर्वेक्षण में त्रुटियां समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। हमारा क्या है अगला टॉपिक, चलिए देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की विधि। क्या है, मापन की विधि, मेजरमेंट विधियां भी लिख सकते हैं, विधियां एक थोड़े तो मापन की विधियां में दो है, ए और बी। क्या है, लीनियर मेजरमेंट यानी कि रैखिक मापन, और दूसरा हमारा क्या है, एंगुलर मेजरमेंट यानी कि कोणीय मापन। अगर हमें सीध में रेखीय मापन करना है तो हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट। कौन कौन से लीनियर मेजरमेंट, तो देखिए कदम गिनकर लीनियर मेजर, चल कर भी हम माप सकते हैं, एक कदम दो कदम। और वैसे भी एक मनुष्य के कदम की औसत लंबाई कितने दूरी तक, तो कितना होता है 75 से 80 सेंटीमीटर, 75 से 80 सेंटीमीटर एक सामान्य मनुष्य के फलांग यानी कि पैर की औसत लंबाई, यानी कि पहले और दूसरे पैर से अगर माप करें तो औसत लंबाई कितने होते हैं 75 से 80 सेंटीमीटर, वही कदम गिनकर होती है, ठीक। कदम गिनकर में आएगा पैसिंग, इसको हिंदी इंग्लिश में पैसिंग बोलते हैं। सामान्य मनुष्य का एक कदम औसत लंबाई एक कदम की 75 से 80 सेंटीमीटर होती है, ठीक। दूसरा परिभ्रमक द्वारा, मतलब परिभ्रमक भ्रमण करके हम इसका लीनियर मेजरमेंट मतलब समझिए कि रैखिक ही कर रहे हैं, ठीक। तो रैखिक कैसे कैसे, परिभ्रमक पैराम्बुलेटर द्वारा, पेडोमीटर, ठीक, गति मापक, स्पीडोमीटर, जरीब या फीता। देखिए जरीब के द्वारा केवल हॉरिजेंटल ही हम हॉरिजॉन्टल ही मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन फीते के द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों करते हैं, ठीक। फीते के द्वारा, टेप के द्वारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों करते हैं, लेकिन जरीब के द्वारा केवल क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ही मेजरमेंट करते हैं। दूसरा हमारे क्या है, एंगुलर मेजरमेंट यानी कि कोणीय मापन। कोणीय मापन में हम तीन प्रकार के हैं, कंपास, दूसरा थियोडोलाइट और तीसरा बॉक्स सेक्सटेंट, ठीक। क्या क्या है, कंपास है, थियोडोलाइट है, बॉक्स सेक्सटेंट है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को मेथड ऑफ मेजरमेंट समझ में आया होगा। इन लोगों को इन सबका केवल नाम ही लिख देंगे वही बहुत है, ठीक। नाम ही लिखकर चले आइएगा, बहुत है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और आखिरी और लास्ट पॉइंट हम लोग करते हैं। क्या है, इसके छठा देखते हैं और लास्ट पॉइंट है आज के इस पहले चैप्टर का लास्ट, ठीक। तो स्केल, पैमाना, पैमाना क्या होता है हमारा, तो पैमाना हमारा क्या होता है, क्षेत्र पर माप। क्या होता है, क्षेत्र पर नहीं, देखिए पैमाना। चलिए लास्ट पॉइंट आज का है छठा टॉपिक, स्केल, पैमाना हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो इसके क्या है, तो नक्शा, स्केल क्या है, तो स्केल क्या है, तो
स्केल हमारा क्षेत्र पर माप और नक्शे पर माप। चलिए स्केल पैमाना ये हमारा क्या है आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो चलिए देखते हैं पैमाना हमारा क्या है। तो पैमाना हमारा क्या है, पैमाना देखिए नक्शे पर माप तथा क्षेत्र पर माप के स्थिर अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, नक्शे पर माप, नक्शे पर माप तथा क्षेत्र पर, नक्शे पर माप तथा क्षेत्र पर माप। क्षेत्र समझ रहे हैं ना, अगर हम क्षेत्रफल पर कर रहे हैं उसके माप, क्षेत्र पर माप के स्थिर अनुपात को, स्थिर अनुपात को स्केल या पैमाना करते हैं। ठीक, ठीक, नक्शे पर माप तथा क्षेत्र पर माप के स्थिर अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्केल करते हैं। ठीक, इसका एक सूत्र भी है हमारा, इसे किससे, इसको और क्या कहते हैं, निरूपक भिन्न भी कहते हैं। इसको निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के द्वारा, तो निरूपक भिन्न आरएफ द्वारा क्या है, नक्शे पर माप, नक्शे पर माप अनुपात क्षेत्र पर माप के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि निरूपक भिन्न कहते हैं। ठीक, आर बराबर एफ बराबर फ्रैक्शन। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि निरूपक भिन्न। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, स्केल। पैमाना क्या था, पैमाना देखिए, बोलिए नक्शे पर माप तथा क्षेत्र पर माप के स्थिर अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्केल यानी कि पैमाना कहते हैं। पैमाना का फार्मूला भी है क्या, आरएफ, नक्शे पर माप तथा क्षेत्र पर माप के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग केवल देख लें, लाइक नहीं करें, सब्सक्राइब नहीं करें, तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जैसे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो और आगे आप लोगों को नए नए लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।